जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम भाई। सभी बच्चों का स्वागत है भाई आपके यूट्यूब चैनल जीएसएम हिंदी पॉइंट में बच्चों। और भाई मैंने पहले भी बोला था कि आप प्रैक्टिस सेट ही चलेंगे। तो बच्चों मैंने कल भी एक प्रैक्टिस सेट डाला था, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हिंदी का। और भाई इंटर वालों का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डलेगा, ठीक है। और कल से हम जो हाई स्कूल है हमारी क्लास में, बोर्ड के एग्ज़ाम हाई स्कूल के और इंटर के साथ साथ हैं, तो इसलिए कल से आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हाई स्कूल का मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो क्लास शुरू करेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले भाई सभी बच्चों से कहना है कि जीएसएम हिंदी पॉइंट को भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें भाई ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। क्लास को शुरू करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। और ये मेरा विश्वास है कि भाई हम एक बार इन प्रैक्टिस सेटों को देखते रहें। मुश्किल से 10 या 15 भी नहीं है आपके प्रैक्टिस सेट क्लास इंटर में, तो 100% बिल्कुल 100% बता रहा हूँ कि 100% इसमें जो है आपका जो है कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं, सब इसी में से आ जाएंगे। मेरा विश्वास है 100 में से 100 ही आएंगे। भाई नहीं ध्यान देंगे तब तो मजबूरी है, नहीं तो 100 में से 100 आपके जो आएंगे, निश्चित आएंगे, ठीक है। तो बेटा आज जो है शुरू करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा हमारा? 2 है। देखिए सबसे पहले क्या है, खंड के सबसे पहले हम जो है पेपर को पढ़ लें ध्यान से। 3 घंटे 15 मिनट का है भाई, और 100 इसमें पूर्णांक है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी उत्तर देने अनिवार्य हैं भाई, जरूरी है, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है खंड के में? हरियोध की ठेठ हिंदी का ठाठ। हरियोध की ठेठ हिंदी का ठाठ कीर्ति की विद्या। भाई थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, है ना, ठीक है बेटा, आपके समझ में आ जाएगा। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, हैं काफ़ी तलाशने के बाद मैंने जो प्रैक्टिस सेट बनाए हैं और कई सनों के इकट्ठे करके हैं, ठीक है, तब जा कर के इनका मिश्रण है ये। देखिए हरियोध की ठेठ हिंदी का ठाठ कीर्ति किसकी विधा है? तो भाई कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या जीवनी है? बताइए क्या है? तो इसका हो जाएगा बेटा क्या? उपन्यास। क्या हो जाएगा? उपन्यास है भाई, ठीक है। क्या है उपन्यास? हरियोध की ठेठ हिंदी का ठाठ कीर्ति। दूसरा देखिए, भूले बिसरे चेहरे। भूले बिसरे चेहरे कीर्ति के लेखक कौन है भाई? भूले बिसरे चेहरे कीर्ति के लेखक कौन हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, या फणीश्वर नाथ रेणु हैं? बताइए। तो इसके हो जाएंगे हमारा कन्हैयालाल विष्णु प्रभाकर, ठीक है भाई, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं, ठीक है बेटा। वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं, कैसे हैं? अकाल पुरुष गांधी के, भारत की एकता के, या फिर विवर्त के, या धरती के फूल के? बताइए कौन सही होगा इसमें? तो इसमें सही हो जाएगा हमारा भारत की एकता के, ठीक है, भारत की एकता के लेखक हैं। चौथा प्रश्न यानी घ आलोचना साहित्य कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं, कौन है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी, या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, या हरिशंकर परसाई, या जयशंकर प्रसाद? तो इसमें बच्चों इसमें हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या है? आलोचना साहित्य में कालिदास की लालित्य योजना को लिखा है, ठीक है बेटा। आगे चलेंगे, इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं। ये तो भाई आपने याद भी कर रखा होगा, आपके याद भी होगा, चलो फिर भी बताते हैं। इंद्रजाल कहानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, या प्रेमचंद? तो भाई मैं पहले बता चुका हूँ, इसका जयशंकर प्रसाद है, ठीक है बेटा, जयशंकर प्रसाद, ये बिल्कुल करेक्ट होंगे। अच्छा चौथा देखिए आप, दूसरे का कै प्रश्न देखिए, सुमित्रानंदन पंथ का काव्य संकलन है। भाई सुमित्रानंदन पंथ का काव्य संकलन क्या है भाई? 5 जन्य है, हिमकृतनी है, वीणा है, या रश्मि है? तो इनका हो जाएगा वीणा, ठीक है बेटा। इसका ख प्रश्न देखिए, प्रगतिवाद युग के कवि हैं। प्रगतिवाद युग के कवि कौन है भाई? महादेव वर्मा, ये नहीं है भाई, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त भी नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी, नागार्जुन है, ठीक है, नागार्जुन हो जाएंगे प्रगतिवाद युग के कवि।
अब बेटा देखिए गे देखिए दूसरे का, प्रयोगवादी कवि नहीं है, नहीं है पूछ रहा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रयोगवादी कवि नहीं है। तो प्रभाकर माचवे भाई ये तो हैं, ठीक है। अच्छा मुक्तिबोध भी हैं भाई, आगे भी हैं, लेकिन शिव मंगल सिंह सुमन नहीं है, ठीक है बेटा, शिव मंगल सिंह सुमन नहीं है। अच्छा घ प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है भाई, भारत भारती है, ठीक है, भारत भारती है, या चित्राधार है, या स्वर्गधूली है, या बेटा जो है क्या अनामिका है। तो भारत भारती होगी भाई, प्रिय प्रभात, ओ भारत भारती, हाँ ठीक है। अच्छा और थोड़ा जूम करता हूँ भाई, दूसरी साइड देख लीजिए पेपर में, आपकी समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। महावृक्ष के नीचे काव्य कृति किसकी है, महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य कृति है भाई, धर्मवीर भारती की है, या गिरिजा कुमार माथुर की है, या भाई सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है। देखिए कभी कभी आ जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम बताइए, तो पूरा नाम क्या है, मैंने कल भी बताया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। या फिर नरेंद्र शर्मा की है, तो भाई ये तो अज्ञेय की है, महावृक्ष के नीचे, ठीक है बेटा, ये हो जाएगी हमारी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अब देखिए बेटा इसमें क्या पूछ रहा है, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए भाई। यह अनुभव कितना चमत्कारी है, जो यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही उत्फुल्ल मुस्कान में ही है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की लक्ष्य दृष्टि, जीवन की सेवा निरत जीवन की अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की भाषा के भेद हैं, रहेंगे भी, पर यह जो विश्व सर्वोत्तम ज्योत है। देखिए बार ये जो है आपका भाई, जो हमारे रिपोर्टाज संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, उनका है रॉबर्ट नर्सिंग होम, ठीक है बेटा, उनका क्या है, रॉबर्ट नर्सिंग होम से ली गई है भाई ये, ठीक है, रॉबर्ट नर्सिंग होम से ली गई है। और ये मदर मार्गरेट, मदर टेरेसा नहीं है, मदर मार्गरेट है, ठीक है, वो इंदौर में नर्स हैं, उनके बारे में थोड़ी सी पंक्ति लिखी गई हैं, ठीक है, इंदौर में है, बुजुर्ग है, उसमें बताते हैं लेखक जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कि बुजुर्ग होने के बाद भी वहाँ बुजुर्गों की बहुत सेवा होती है, बुजुर्ग होने के बाद भी दूसरों की सेवा बहुत करते हैं वो, ठीक है। इसमें देखेंगे भाई पहले में क्या पूछ रहा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्शित व्याख्या करिए भाई। संदर्शित तो भाई यही है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के किस पाठ से ली गई है, रॉबर्ट नर्सिंग होम से लिया गया, और इसके लेखक कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है भाई। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जीवन की सेवा निरत सेवा, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की भाषा, ठीक है, इसका मतलब यही है, मैंने बताया भी आपको, ठीक है, कि इसमें क्या है, इसमें यही है कि जो बुजुर्ग होने के बाद भी जो मदर मार्गरेट हैं, ठीक है, बुजुर्ग होने के बाद भी दूसरों की सेवा करती हैं, ठीक है, यही रेखांकित है, सेवा निरत जीवन की अपने विश्वासों के साथ जीवन की, सेवा निरत जीवन की अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की भाषा के भेद रहे हैं या रहेंगे भी, ठीक है। अच्छा गैर प्रश्न गद्यांश के उद्देश्य स्पष्ट करो भाई, उद्देश्य क्या है, तो गद्यांश का उद्देश्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रांतों को भाषा के में भिन्न भिन्न अंतर देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है, अनेक अनेक भाषा और अनेक अनेक प्रांत, क्योंकि इंदौर की कौन है, मदर मार्गरेट है भाई, और बहुत बहुत दूर से जो है उनके आश्रम में जो आते हैं सेवा कराने के लिए जो बुजुर्ग हैं, तो अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग उनकी जो है प्रांत हैं, ठीक है। अच्छा घ देखिए, कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है, तो भाई यहीं से देख लेंगे कौन सी ज्योति सर्वोत्तम है। सबके हृदय में सेवा एवं प्यार की जो ज्योति है ना, वो विश्व की, सबके हृदय में प्यार की जो ज्योति है वो कैसी है, वो जो है विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है, ठीक है बेटा। अब लास्ट प्रश्न इसका आना है, लेखक ने किसके मुस्कान में जीवन को चित्रण किया है, लेखक ने किसके मुस्कान में जीवन का चित्रण किया है भाई, तो लेखक ने प्रस्तुत भावांश में रॉबर्ट नर्सिंग होम में कौन है, भाव से जो सेवारत और सर्वाधिक वृद्ध नर्स हैं, कौन, मार्गरेट, उनके मुस्कान में जीवन का चित्रण किया भाई, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा पहला हो जाएगा। अब देखिए, या अथवा में आप इसे लिख सकते हैं, अथवा में इसे लिखेंगे तो इसमें क्या है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, संस्कृति परंपरा
निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई संस्कृति हलचलों के को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। ठीक है बेटा, अब हम ये देखेंगे सबसे पहले लिया कौन से में से गया भाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो कौन से पाठ में से लिया गया, ये भाई भाषा और आधुनिकता में से लिया गया है। ठीक है, तो गद्य यदि इसका क्या पूछ रहा, पहले शीर्षक पूछ रहा भाई, शीर्षक एवं लेखक का नाम पूछ रहा। तो शीर्षक क्या है इसका, शीर्षक का नाम है भाषा एवं आधुनिकता या भाषा और आधुनिकता। और भाई यदि इसके लेखक पूछेंगे तो लेखक हैं इसके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, जी सुंदर रेड्डी इसके लेखक हैं। क का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ख में देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये लिखा हुआ ना, संस्कृति परंपरा से निविष्ट होने पर परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान प्रगति से जोड़ी जाती है। तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे जैसे कि भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। और भाई नित्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए पुराने प्रयोगों का जो है शब्दों की खोज का कार्य होना जो आवश्यक होता है। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। गै देखिए, नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है भाई। तो नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है, क्योंकि लेखक ने बताया ना कि विज्ञान की प्रगति के कारण जो परिवर्तन हुए हैं उन शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसको इस प्रकार लिख देंगे। घ है संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, तो क्या अंग है भाई, संस्कृति का अटूट अंग है भाषा। ठीक है, भाषा बदलती है, संस्कृति बदलती है। ठीक है बेटा, लास्ट प्रश्न किसके लिए, भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। तो भैया संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। ठीक है, विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो इसका ये हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसे हटा देता हूँ भाई मैं। हाँ देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 4 है भाई आपका। ठीक है बेटा, प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निरक्षकीय खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए। ठीक है, फैला उनके तन का आतप मन में सर सरसाए। धूमे घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ाए। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय हुए मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुहाए। बंदूक कहते हैं, एक फूल होता है बंदूक का। स्वागत स्वागत शरद भाग्य में मैंने दर्शन पाए। ठीक बेटा, तो इसका मतलब ये है कि जब लक्ष्मण जी भाई भगवान राम के साथ गए हैं तो उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी ने शरद ऋतु को देख करके ये शब्द कहे हैं लक्ष्मण जी के लिए। उर्मिला नाम है जो उनकी पत्नी का। तो भाई ये जो है मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, राष्ट्र कवि जो मैथिली शरण गुप्त हैं, मैथिली शरण जी ने लिखा है। और इसका जो है क्या होगा, गीत से लिया गया है। गीत लिखे देता हूँ भाई, गीत से लिया गया है और मैथिली शरण गुप्त ने भाई। तो करें निरक्षकीय खंजन आए कि हे सखी देखो ये खंजन पक्षी जो आए हैं, फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए। ऐसा लगता है कि वो मेरे जो प्रिय हैं, मेरे जो स्वामी हैं लक्ष्मण, उन्होंने नेत्रों को इधर किया खंजन पक्षियों को देख करके। ठीक है, खैर छोड़िए, हमें इसका अर्थ नहीं पूछ रहा, इसमें पूछ रहा है प्रश्न। देखिए, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ क्या हो जाएगा भाई, प्रस्तुत पद्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के गीत पाठ से ली गई है। और इसके रचयिता कौन है, इसके कवि कौन है, इसके कवि भी मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा देखिए, सखी को खंजन पक्षी दिखाने से क्या तात्पर्य है। सखी को खंजन पक्षी दिखाने से क्या तात्पर्य है भाई, बताइए क्या होगा। खंजन पक्षी दिखाने से तात्पर्य है सखी को कि जो खंजन पक्षी हैं, ठीक है, ऐसे लग रहा है कि जैसे लक्ष्मण जी ने मेरी तरफ आज जो नेत्र किए हों, जैसे मेरी तरफ उन्होंने देखा हो, एक खंजन पक्षी जब मेरी तरफ उड़ करके आ रहे हैं उर्मिला, ऐसा अनुमान लगा रही है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। तो इसमें क्या है, शरद ऋतु का भाई स्वागत हो रहा है, इसमें बिल्कुल अर्थ स्पष्ट है, सरल है।
अच्छा, घ में देखिए कवि ने पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया भाई? शरद ऋतु का वर्णन किया है। अण में देखिए नैन और कमल शब्द के दो दो पर्यायवाची भाई। नैन के क्या? नेत्र हैं, चक्षु हैं, दृग हैं। कमल के क्या होगा? अरविंद है, पंकज है, सरोज है, सलील है, सलीज है। ठीक है, बहुत सारे पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये हमारा भाई प्रश्न नंबर 4 का क्या समाप्त हो जाएगा। अथवा में अब आप देखिए, अथवा में और है काराथी संस्कृति विगत भिति बहुधर्म जाति गति रूप नाम बंदी जग जीवन भू विमुक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम। ठीक है, आए तुम मुक्त पुरुष कहते मिथ्या जड़ बंधन सत्यम सत्यराम नान्यतम जयति सत्य में महा जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। ठीक है बेटा, तो ये कौन से लिया गया भाई? आपने देखा ना ज्ञान ज्योति, तो ये ज्ञान ज्योति से लिया गया भाई। और लेखक हैं इसके कौन? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने एक पाठ लिखा है ज्ञान ज्योति। ठीक है बेटा, प्रश्न क्या क्या पूछा इसमें? विगत संस्कृति में कौन कौन सी दीवारें थी? कौन सी दीवारें थी भाई? तो दीवारें इसमें कौन सी हैं? धर्म जाति गति रूप और नाम, ये इसमें दीवारें हैं भाई। ये लिख रहा ना, बहुधर्म जाति गति रूप नाम बंदी जग जीवन भू विमुक्त। ठीक है, तो इसमें क्या है? विगत संस्कृति में धर्म जाति गति रूप और नाम की दीवार थी। पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा। खैर देखिए, जड़ बंधन मिथ्या है और राम नाम सत्य, यह उद्घोष करने का क्या वो है? करने कौन आया भाई? तो जड़ बंधन मिथ्या है, राम नाम सत्य है, ये उद्घोष मुक्त पुरुष द्वारा किया गया भाई। ठीक है, उद्घोष ये लिखा नहीं, तुम मुक्त पुरुष कहते। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया? उद्घोष मुक्त पुरुष द्वारा कहा गया। गै देखिए, नान्यतम जयति सत्यम का क्या अर्थ है? तो भाई नान्यतम जागृति सत्य का अर्थ है असत्य नहीं, सत्य की विजय होती है। ठीक है, नान्यतम जयति सत्यम अभय, यानी असत्य की कभी जय नहीं होती। किसकी जय होती है? किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखिए रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए भाई। रेखांकित क्या है? काराथी संस्कृति विगत व्यति। तो रेखांकित का क्या हो जाएगा कि ज्ञान की ज्योति की जय हो और तुम्हें प्रणाम। ठीक है बेटा, तो भाई घ हो गया हमारा। कविता का शीर्षक कौन है? कविता का शीर्षक मैंने पहले बताया ज्ञान और ज्योति। और लेखक कौन है इसके? रामधारी सिंह दिनकर हैं लेखक के रचयिता भाई। ठीक है बेटा। अब प्रश्न नंबर 5 में देखिए भाई, इसमें पूछा किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। भाई ये तो आप इनने याद की होंगी। ठीक है, 3 जीवनी है इसमें। वासुदेव शरण अग्रवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है भाई। आपके काव्य उसमें गद्य गरिमा से ली गई हैं और तीनों में से भाई एक न एक आपके याद होगी, आप लिख देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों। ठीक है, फिर नीचे आएंगे तो काव्यांजलि है भाई। काव्यांजलि में से क्या? अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, हरिओद, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की बहुत अच्छी जो जीवनियाँ हैं, अधिकतर आती रहती हैं। तो 1-2 आप याद कर लेंगे, उसी से काम चल जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे चलेंगे। आगे देखिए आप, ये है भाई सब ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पे प्रकाश डालिए भाई। 5 नंबर की। देखिए इससे पहले मैं आपको बताऊं, 5 नंबर की आपकी जीवनी 1 है, 5 नंबर की जीवनी 1 है। 5-5 नंबर के प्रश्न सब। ठीक है बेटा, अब ये भी 5 नंबर का है। आपको खंड काव्य देखना भाई इसमें। ठीक है, इसमें क्या देखना है आपको? खंड काव्य देखना है भाई कि खंड काव्य में क्या है। अब देखिए यहाँ भ्रमित हो जाते हैं बच्चे। यहाँ क्या भ्रमित होते हैं? कुछ बच्चों के मालूम होता है कि भाई ये हमारा खंड काव्य है, कोई हम सोचते हैं भाई हमारे श्रवण कुमार याद है, तुरंत हमने श्रवण कुमार का लिख दिया। जबकि ऐसा नहीं है बच्चों, हमें वो लिखना है जो हमारे उसमें हो। ठीक है, जो हमारे पास हो वो हमें लिखना है। ठीक है बेटा। हाँ, ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए अथवा लाठी कहानी। हाँ, ये वाल को, ये आपका जो है स्वपठित खंड काव्य नहीं है भाई। ये क्या है आपका जो कथा भारती, कथा वासी में से या तो ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य प्रकाश डालेंगे या भाई जो है लाठी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, 5 नंबर का। इससे नीचे जो 7वां प्रश्न हमारा, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर भाई ये अपने अपने ज़िले में अलग अलग होता है। हम देखेंगे जो हमारा है उसे लिखेंगे। जैसे कि रश्मि रथी है, रश्मि रथी दानवीर कर्ण के लिए है, हो सकता है कि हमारे यहाँ नहीं है तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, रश्मि रथी कर्ण के बारे में है भाई। मुक्ति यज्ञ है तो महात्मा गांधी के बारे में। मुझे लगता है कि अमरोहा जिले के लिए जो है मुक्ति यज्ञ ही होगा।
श्रवण कुमार है। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं, मान लो मुक्ति एक याद नहीं है, श्रवण कुमार याद है, हमें मालूम पड़ा कि हमारे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के को हम कर आए, लेकिन हमें उस पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, ये सत्य की जीत है, द्रौपदी का चीरहरण है, उसका कर आए, लेकिन वो हमारे में है नहीं। ठीक है बेटा, तो उससे आ गए। अब देखेंगे खंड ख। खंड ख में देखेंगे भाई 8वां प्रश्न है हमारा। ठीक है, 8वां प्रश्न है बेटा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए भाई। से संदर्भ, से संदर्भ का मतलब कौन सी किताब है ये और कौन सा पाठ है। ठीक है, तो बेटा किताब तो अपनी है संस्कृत दिग्दर्शिका। ठीक है बेटा, संस्कृत दिग्दर्शिका हो जाएगी भाई, और पाठ होगा हमारा कौन सा, पाठ होगा भोजस्य उदाहरणम। मैंने एक दिन ये पाठ पढ़ाया भी था ऑनलाइन ही। ठीक है, मैंने बताया था कि वो मक्का की खील की कहानी थी उसमें, कि राजा भोज किसी मंदिर में गए हैं और वहाँ किसी ने आवाज़ लगाई कि अय लायन उच्चय, तो एक जो है कवि कहता है कि मेरी पत्नी ने अपने बच्चे को कानों को यत्नपूर्वक बंद कर लिया ताकि वो मक्का की खील की आवाज़ न सुन सके, है ना। और वहाँ से फिर राजा भोज जो है मंदिर में जाते हैं और मंदिर से फिर एक पुजारी की बात सुनते हैं, उसे स्वर्ण मुद्रा देते हैं, और वहाँ से बाद में फिर वो अपने पास जाके एक जो है सीता नाम की, ठीक है, सीता हैं, सीता, ओ सीता नहीं भाई, ये है अपना यथेव करना। अच्छा अच्छा, ये भी दूसरा में बताया गया। ठीक है, ये है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ठीक है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है, याज्ञवल्क्य जी का पाठ है। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नी हैं। ठीक है, और एक पत्नी कह रही है उनसे, जो गार्गी हैं, गार्गी और कात्यायनी का बंटवारा करते हैं, मैंने पढ़ाया था पाठ। ठीक है, और वो कहते हैं कि हे प्रभु हमारा बंटवारा करिए, तो दोनों को बैठाते हैं, लेकिन गार्गी कहती हैं कि प्रभु मुझे वो चीज़ दीजिए जिससे मैं अमर हो जाऊँ। ठीक है, आप जो मुझे धन दे रहे हैं, क्या इस धन से मैं अमीर हो जाऊंगी। वो कह रहे हैं यथवे करनाथ जीवनम तथैव च जीवनम स्यात्, जो आपने मुझे साधन दिए हैं, वो कहते हैं याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे देवी, जो आपके पास साधन है इससे केवल आप जब तक जीवित रहोगे, जब तक साधन रहेंगे, अमृत तु नास्ता थी वित्तेन थी, अमरता प्राप्त नहीं हो सकती, वित्त माने धन, धन से अमरता प्राप्त नहीं होगी। तब मैत्री वाच, तब मैत्री ने कहा एना नामृतम श्याम कि महम तेम कुर्बान, जिससे मुझे अमृत प्राप्त ना हो उसका मैं क्या करूँगी। यदि भगवान केवलम अमृत साधनम जनाति, हे प्रभु, हे भगवान, यदि आप अमृत प्राप्त करना की विधि बता जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, तो मुझे दीजिए। याज्ञवल्क्य वाच, याज्ञवल्क्य ने कहा प्रिया न सती, हे प्रिय, हे सती, तुम जो है प्रिय बोलती नहीं हो, तो हम प्रिय भाषते, तुम्हारी प्रिय भाषा है। ठीक है, तो इसका बेटा ये अर्थ हो जाएगा। और अगला देखता हूँ भाई, इससे कौन सा दिया। अब देखिए बेटा, अथवा में आप इसे भी लिख सकते हैं, है ना, अथवा में भाई इसे भी लिख देंगे। अति प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजान कुर्बन है, ये आपने देखा होगा भाई कौन से पाठ में, जातक कथा में। जातक कथा आपने पढ़ी होगी। एक दिन मैं उसमें आपको बता भी रहा था, ऑनलाइन क्लास थी, कि उल्लू को उसने अपना जो पति चुना, और उसने कौवे ने कहा था कि भाई जिसकी आँखें इतनी खतरनाक हैं, प्रसन्न होने पर तो नाराज होने पर कैसी होगी। तब से कौवे के उल्लू की जो है दुश्मनी हो गई। तो जातक कथा जो है ना बच्चों, जितनी भगवान बुद्ध के समय की कथाएं हैं वो जातक कथाएं। अतीते प्रथम काले चतुष्पदा सिंह राजान कुर्बन है। ठीक है, प्रथम कल्प में ही 4 पैरों वाले ने क्या किया, सिंह को राजा कुर्बन यानी शेर को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्य, और मछलियों ने आनंद मछली को। शकुन ने स्वर्ण हंसम, और पक्षियों ने जो है, पक्षियों में जो स्वर्ण हंस थे, ठीक है, उन्होंने स्वर्ण हंस को बनाया। तस्य पुनः स्वर्ण हंसस्य, उसके बाद में स्वर्ण हंस ने दुहिता हंस पोती का अतीव रूपवती आसीत, जो स्वर्ण हंस था उसकी जो दुहिता का मतलब पुत्री थी, हंस पोती का उसका नाम था अतीव रूपवती आसीत, बहुत ही सुंदर थी। से तस्य बर्मदार, उसने उसे वर चुनने के लिए यदि ऐसा आत्म अनिश्चित चित्तम स्वाम्यम वर्णाती थी, उसने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि अपनी मर्जी के अनुसार सुंदर वर को चुनो। हंसराज है, तस्य वरम दत्वा हिमवती शकुनी संगे सन्यापत, सन्यापत का मतलब इकट्ठे कर लिए, शकुनी का संगे का मतलब बहुत सारे पक्षी, हिमवती का मतलब हिमालय के पास में। ऐसा वर दे करके उसने हिमालय की तलहटी में बहुत सारे पक्षियों को इकट्ठा किया। इसका बेटा ये अर्थ हो जाएगा। ठीक है, हमारे कहाँ से लिया गया है, जातक कथा से। अच्छा, अभी देखिए नीचे, निम्नलिखित श्लोकों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए।
इसमें देखिए ये है बालको भोज का, जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। राजा भोज ने लिखा है, राजा भोजस्य उदाहरणम, भोज की उदारता। तो भोज जैसे मंदिर से बाहर गए और अपने दरबार में पहुंचे, तब उन्होंने एक सीता नाम की कवियत्री है, सीता से कहा कि हे देवी, प्रभात काल का वर्णन कीजिए, प्रभात काल कैसा होता है। तो उन्होंने क्या लिखा है, अभूत प्राची पिंगा रसपतित प्राप्त कनक, यानी पूर्व दिशा स्वर्ण को पाकर पारे से पीली और सुनहरी हो गई है भाई, ठीक है, पूर्व दिशा। गताश्चान चंद्रा बुद्धजन इव ग्रामीदस्ती, और चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया जैसे अज्ञानियों की सभा में भाई विद्वान हो जाता है। ज़्यादा अज्ञानी हो जाए तो विद्वान कैसा होता है, जैसे दिन में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, ऐसी जो है चंद्रमा की कांति जो है फीकी हो गई, ठीक है बेटा। हाँ, क्षणम, ठीक है, क्षणम क्षीणस्तारा निरपय इवाम धारा जी, आसमान में तारे उसी प्रकार क्षीण हो गए जैसे ऊधमी या परिश्रमी राजा ना होने पर जो क्षीण हो जाते हैं। न दीपा राजनते द्रिविणाम हिताम गुणा, और दीपकों में उसी प्रकार रोशनी नहीं रही जिस प्रकार निर्धन व्यक्तियों के गुण दिखाई नहीं देते। भाई निर्धन व्यक्ति है और उसमें गुण नहीं है, गुण भी है तो लोगों को दिखाई नहीं देंगे। उसी प्रकार दीपकों में जो दिन निकलने पे क्या होगा, प्रभात काल होने पे दीपकों में रोशनी होने के बाद भी रोशनी दिखाई नहीं देती, ठीक है बेटा। अथवा में इसे कर देंगे आप, निंदतु नीति निपुणा यदि वा ईश्वंतु, ठीक है। इसे चाहेंगे तो आप चाहें उसे ना होकर के इसे कर सकते हैं, कोई किसी एक का आप जो है अर्थ बता सकते हैं भाई, ठीक है बेटा। जैसे कि क्या है इसका अर्थ, निंदतु नीति निपुणा यदि वा स्तवंतु, यानी नीति को जानने वाले लोग चाहे निंदा करें या प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु या यथेष्टम, ठीक है, धन आए या जाए लेकिन उन्हें उसकी कोई चिंता नहीं है। अधैव व मरण वस्तु युगांतरे व, उनकी मृत्यु आए आज या वो चिरकाल तक जीवित रहें, चाहे वो आज मर जाएं चाहे चिरकाल तक जीवित रहें, ठीक है। लेकिन क्या है, न्यायात पथ है प्रवृत्त पदम में धीरा, लेकिन धैर्यवान लोग न्याय के पथ को छोड़ते नहीं है, न्याय के पथ से वो विचलित नहीं होते, ठीक है बेटा। तो ये आपका जो है अथवा में इसे लिख देंगे या इसे लिख देंगे भाई, सब 5-5 नंबर के हैं। ये 7 नंबर का है, हाँ 2 और 5 7 नंबर के हैं भी, ठीक है। संदर्भ के हैं 2 हैं और 2 के, अब 5 किसके हैं, 5 इसके अर्थ के हैं। अब देखिए बेटा ये क्या है, निम्नलिखित लोकोक्तियाँ और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए अपने शब्दों में भाई प्रयोग करिए। तो क्या है, अपनी ढकली अपना राग, ठीक है, अपने ही कहना और दूसरे की नहीं सुनना, ठीक है। समर्थ को ना दोष गोसाई, सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता भाई, हैं कोई सामर्थ्यवान है, पावरफुल व्यक्ति है, और यदि वो कोई उसमें दोष भी है ऐब भी हैं तो लोगों को ऐब नहीं लगते, उसे हुनर लगते हैं, ठीक है। लकीर का फकीर होना, किसी का बना होना, अच्छा लोहे के चने चबाना, ठीक है, मजबूती से लड़ना या कठिनाई का सामना करना। देखिए अब देखिए, अपठित गद्यांश पे भी आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पूरा अपठित है आप पढ़ लेंगे। आज़ाद भारत में दुर्गा भाभी की उपेक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हुए, सरकारों ने उन्हें पैसे की से तोलना चाहा। कतिपय वर्ष पूर्व उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने उन्हें 51,000 रुपये भेंट किए। भाभी ने वे भी रुपये वहीं वापस कर दिए। उन्होंने कहा कि जब हम स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहे थे उस समय किसी, ठीक है, व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी भाई, हम तो देश के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, केवल स्वाधीनता प्राप्ति लक्ष्य था। इस धन से यहाँ शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाया जाए। अब पहला प्रश्न क्या भाई, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी की सम्मान किस प्रकार किया गया। तो भाई मैंने पहले निशान लगा दिया है कि पूर्व उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 51,000 रुपये की भेंट की। भाई बिल्कुल मिल गया इसमें से। दूसरा देखिए, स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का एक लक्ष्य क्या था। तो क्या था भाई दूसरा, इसमें तो केवल स्वाधीनता प्राप्ति का लक्ष्य था भाई, मात्र छोटा सा प्रश्न। तीसरा देखिए, दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे किस हेतु प्रयोग करने के लिए लौटा दिया गया। तो भाई उसे किस लिए किया गया, यह धन यहाँ केवल शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाया जाए, शहीदों के स्मारक के लिए भाई वो धन जो है वापस कर दिया गया। अब देखिए बेटा, थोड़ा सा पेपर और है भाई आपका, ठीक है, ध्यान से देखेंगे बेटा। हाँ,
इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करिए। भाई ये शब्द हैं और सही अर्थ इसका जो हमें चुनना है। देखिए सूर बड़े ऊ की मात्रा है, सुर पे छोटे ऊ की मात्रा है, तो सूर माने क्या होता है भाई, बहादुर, और सुर माने देवता। अब देखिए वीर और देवता, भाई सूर माने वीर और देवता। यहाँ क्या है, सूर माने कायर है में, तो भाई कायर नहीं होता। यहाँ बहादुर है तो यहाँ निश्चर लिख रहा है, अभी तो सुर माने निश्चर नहीं होता, देवता होता। तो हमारा ये सही हो जाएगा बेटा, वीर और योद्धा। अब देखिए भवन और भुवन, भाई भवन संसार नहीं, भवन माने संसार नहीं होता, भुवन माने घर नहीं होता। भवन माने घर होता है लेकिन भुवन माने नगर नहीं होता। अच्छा, भवन माने घर होता है और भुवन माने संसार होता है, भाई ये सही है। ठीक है, सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ बताओ। भाई विधि है, विधि माने कानून भी होता है, ठीक है, विधि माने ब्रह्मा भी होता है, द्विज माने दांत भी होता है भाई, ठीक है, द्विज माने ब्राह्मण भी होता है, सुरभि माने हवा भी होती है, सुरभि माने गाय भी होती है भाई, बारिद माने बादल होता है, ठीक है। अच्छा, इससे नीचे देखेंगे तो इसमें कोई से एक का लिख देंगे भाई। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए भाई। शब्द समूह के लिए एक शब्द है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ठीक है भैया, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो वो भाई अद्वितीय है, बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ है, अद्वितीय। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, अद्वितीय। जो सब कुछ जानता हो तो विज्ञ होगा, साक्षर होगा, अज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा, बताइए। जो सब कुछ जानता है, भाई जो सब कुछ जानता है वो तो सर्वज्ञ है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए भाई। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, नहीं भाई आज मेरे बड़े भाई आ गए, ठीक है। राधा ने पत्र पढ़ी, पढ़ी नहीं है भाई, पढ़ा होना चाहिए, राधा ने पत्र पढ़ा। मेरे को फल ले आओ, मेरे को नहीं भाई, मुझे, मुझको फल ले आओ, या मेरे लिए, को नहीं आएगा भाई, मेरे लिए फल ले आओ। उपरोक्त कथन सही है, उपर्युक्त कथन सही है भाई। अब देखिए ये क्या है, 12 का देखिए भाई क्या है, श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। तो श्रृंगार रस का ही लिख दो भाई। सबसे पहला ये है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है भाई रति, ठीक है, और दो भाग हैं इसके, संयोग श्रृंगार रस है और वियोग श्रृंगार रस है। तो बतरस लाल की मुरली धरी लुकाए, सोए करे भौंस दैन कह नट जाए, ये तो संयोग का हो जाएगा। और वियोग का लिखोगे तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ठीक है बेटा, तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अच्छा, ख में देखिए अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार के, तो भाई अनुप्रास का लिख दो, रूपक की जरूरत ही नहीं है, शुरू का ही है। जहाँ एक वर्ण की बार बार आवृत्ति आती हो, ठीक है, वहाँ क्या होगा, अनुप्रास होगा भाई। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो च आवृत्ति आ जाएगी। या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, कुछ भी लिख सकते हैं भाई। एक आवृत्ति है भाई, दीन बंद दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, ठीक है, तो दिनेश शब्द ज़्यादा आया, दे वर्ण हमारा ज़्यादा आएगा, अनुप्रास हो जाएगा भाई, ठीक है। 2 नंबर इस पर पक्के हो जाएंगे। दोहा छंद अथवा चौपाई छंद, भाई दोहा में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में पहले और तीसरे चरण में 13-13 हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है भाई। चौपाई के 4 चरण होते हैं, तो चौपाई में प्रत्येक चरण में कितने होते हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब देखिए 13वां प्रश्न, भाई अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए भाई। सेवा में श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष या किसी से भी जो नगर पालिका के वो हैं, ठीक है, महोदय सभी ने निवेदन इस प्रकार है कि मेरा गांव या मेरे मोहल्ले में यहाँ गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, नालियों की सफाई नहीं हुई है या पानी रुक जाता है, जिससे गंदगी और बीमारियाँ मोहल्ले में घूम रही ज़्यादा बढ़ रही हैं। श्रीमान जी से निवेदन है भाई कि आप निगम कर्मियों को भेज करके कृपया हमारे घर की नाली, हमारे घर के आगे की जो नालियाँ हैं उन्हें साफ़ कराने की कोशिश करें। अब यह भाई प्रश्न नंबर इसमें, या अथवा इसे नहीं करो तो अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करिए भाई। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी हैं XYZ महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि श्रीमान मेरी छात्रवृत्ति का फार्म भी कंप्लीट है और मैं एक निर्धन बच्चा हूँ। श्रीमान जी से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि मेरे पास पुस्तकों के लिए और फीस के लिए भी उपयुक्त धन नहीं है। श्रीमान जी से करबद्ध निवेदन है कि मेरी छात्रवृत्ति मुझे प्रदान करने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी, आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी XYZ, ठीक है।
और बेटा सबसे लास्ट का जो प्रश्न होगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर भाई भाषा शैली में निबंध लिखिए। राष्ट्रीयता, देखिए 9 नंबर का है, काफ़ी ध्यान देंगे, अब बड़ा प्रश्न है ना। राष्ट्रीय एकता वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता। भाई जो राष्ट्र में आपस में वैमनस्य या विवाद फैल रहा है उसमें एकता की ज़रूरत है, उसके ऊपर आप निबंध लिख देंगे। ये सबसे बढ़िया निबंध है। देखिए बढ़ती जनसंख्या और रोजगार की समस्या, भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार की समस्या अपने आप ही बढ़नी स्वाभाविक है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए रोजगार के अवसर कम हैं लेकिन जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है भाई। या मेरे प्रिय साहित्यकार, भाई जो भी लेखक है साहित्यकार उसके ऊपर लिख दोगे। या कृषक जीवन की त्रासदी, क्या क्या संकट है भाई कृषक जीवन में, कितनी कितनी परेशानियाँ आ रही हैं, सब लिख दोगे। या पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, भाई पर्यावरण की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं भाई। ठीक है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, जलवायु भी दूषित हो रही है, वातावरण दूषित हो रहा है, वर्षा कम हो रही है, तो पर्यावरण की आवश्यकता है भाई। संरक्षण, वृक्षों की संरक्षणता के लिए परम आवश्यक भाई हमें कदम उठाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से भी आपका प्रैक्टिस सेट पूरा हो जाता है। और भाई सभी बच्चों से फिर कहूँगा कि अपना जो चैनल है भाई मैं लिखता हूँ एक बार, ठीक है, GSM हिंदी पॉइंट। भाई उन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा है जो बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे, तो वो घर बैठे करके मेरी वीडियो देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो सभी बच्चे भाई लगातार मेरी वीडियो को देखें, फॉलो करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें भाई, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।